नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँचे, हमारा वीडियो पहुँचे। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहे। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह के जितने जोरदार बिगुल बजे हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज़ादी के बाद किसी पार्टी के इस तरह से बिखरने, टूटने और खुद खड़े होने के दावे करते हुए अपनी ही सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी से अलग होकर के घोषणा करना, ये एक अपने आप में एक अध्याय है। इसे म्यूटिनिटी, मतलब आप ये कहें ना कि साहब देखिए ये क्रांति है, नहीं, ये क्रांति से भी एक अलग तरह का एक लोगों में जो एक दबा हुआ, जिसे आप कहते हैं कुकर में बड़ा विस्फोट होता है, दबे हुए सब चीज़ अंदर। यदि मान लीजिए उसमें कई तरह के फल सब्जी है, कई कुछ तरह का ऐसा सामान है जो उबल रहा है और एकदम फटता है, धाम धू धा धू। लगभग वैसे ही म्यूटिनी, ये जो कहा जाता है पहले, हम उसको विद्रोह वैसा नहीं कहते जो कोई आज़ादी के समय में जिस तरह आज़ादी के आंदोलन के लिए होता था, लेकिन ऐसा लगा कि 80 एमएलए में से 60, बल्कि आज जो सूचना है 61 हो गया। जिस तरह से खुल करके आना और उनके ही नेता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का घोषित कर दिया जाना पश्चिम बंगाल विधानसभा में, चूंकि उसमें 60 एमएलए का समर्थन का दावा बाकायदा स्पष्ट रूप से दावा है, दस्तखत है, मेंबर वहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ऐसा और पहले जो दस्तखत किए गए वो फ्रॉड अलग है। वो अभिषेक बनर्जी जो, देखिए वो जो सांसद हैं, लेकिन वो भागे घूम रहे हैं, उनको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ममता बनर्जी अकेली दिखाई दे रही हैं। 5 एमएलए MP को 2-5 पहुँच रहे हैं 40 में से, 10-12 जो है वो एमएलए पहुंच रहे हैं। 80 एमएलए में से, 80 विधायक में से 60 का विद्रोह, ये अपने आप में 2/3 जो कुछ भी आप कहिए, इतनी बड़ी संख्या में है। और ये इसलिए मैं कहूँगा कि क्रांति है, चूँकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, कुछ हद तक यदि श्रेय मैं तो फिर भी दूंगा हेमंता बिस्वा शर्मा को, असम के मुख्यमंत्री, चूंकि वो भी इस ऑपरेशन में, चूंकि कांग्रेसी या तृणमूल कांग्रेस से संपर्क में शुभेंदु अधिकारी जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके तो संबंध थे ही। और चुनाव से पहले ही दोनों ही राज्यों में, असम में, बंगाल में, कहा गया था कि देखिए उसके बाद दूसरी पार्टी कहाँ दिखाई देगी, और कोई भरोसा नहीं कर रहा था। हम भी मीडिया के लोगों को ये नहीं था कि ममता बनर्जी, मैंने जैसे व्यक्ति भी जो ममता बनर्जी के अभ्युदय से, जब से वो जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से आई 74, उस समय उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, यूथ कांग्रेस के या NSUI जो छात्र संगठन है, उनके बोनेट पर खड़ी होकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। कांग्रेस में रही, दास मुंशी का विकल्प बनी, प्रणब मुखर्जी, ऐसे बड़े बड़े नेता, गणिका चौधरी, इन सब लोगों का समर्थन मिला। केंद्र में भी समर्थन मिला पार्टी का बड़े पैमाने पर। मैंने इंदिरा युग से लेकर के सोनिया युग तक उनका प्रभाव रहा, और बीच में वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी, जब उनसे उन्हें कांग्रेस से जब बिखरी तो तृणमूल कांग्रेस बनाया। तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद जो अपनी ताकत दिखाई, तो उसके बाद NDA में शामिल हो गई, रेल मंत्री तक बन गई। फिर अपने पश्चिम बंगाल में जाकर के जो मार्क्सवादियों के खिलाफ आंदोलन, वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड था। इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, उनके अपने कुछ थे, लेकिन उनके बाद उनके साथ में MLA, उनके भतीजे, जो लूट मचाई, जो अत्याचार किए, 15 वर्षों में बंगाल तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। युद्ध के बिना, ईरान इराक युद्ध में, तो इजराइल ईरान युद्ध में जो तबाही होती है वो एक अलग तरह की बमबारी से होती है। बिना बमबारी के जनजीवन को लोकतंत्र के नाम पर, सरकार के नाम पर, सत्ता के अहंकार, सत्ता के चाबुक से चलाना की कोशिश हुई। अब और जो MLA जीत के आए, यही तो
ममता के जो 2-4 समर्थक और मीडिया में खास करके जो बहुत दुखी हैं, कुछ हमारे ऐसे जो बिल्कुल ही सहानुभूति रखते हैं, उनका कहना है कि भाई जब आप ममता बनर्जी के नाम पर जीते नहीं, वो अपने बल पर भी जीते, इतने साल से उन्होंने भी कुछ काम किया ना। आप ये देखिए कि उसी नाम पर जीतने वाले ममता बनर्जी के नाम पर किया, तो ममता बनर्जी खुद क्यों चुनाव हार गई? ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र में पिछली बार भी चुनाव से हारी थी, इस बार भी हारी है, और इस बार तो 2 से दे रही, तो बिल्कुल विधानसभा से आउट। इसीलिए प्रतिपक्ष के लिए दूसरा उम्मीदवार ऊपर के आ गया, और वो अभी भी ये कह रहा है हाँ भाई संवैधानिक कारणों से, कानूनी कारणों से, यदि वो पहले तो कह दिया गया कि उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, तब तो स्वतंत्र हो गए, तो उनके ऊपर वो दलबदल सीमा नहीं लागू होती, फिर तो वो बने रह सकते विधायक। ये हड़बड़ी गड़बड़ी करने वाले जो जैसे राहुल गांधी कंपनी में हैं, वैसे ही ममता बनर्जी क्या भी होंगे। तो उन्होंने अपने जो सबसे ऐसे नेता जो सीपीएम से आए, कहीं से आए, पहले उनको स्थापित किया गया था, तो उनको लगा ये विद्रोह कर सकते हैं या अलग हो सकते हैं, तो उनको कह दिया गया कि भाई उनको निकाल दिया, तो ठीक है। अब तो लेकिन उनके साथ सारे विधायक जाकर खड़े हो गए, 60 विधायक। तो वैसा भी कोई धर्म नहीं, वो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ममता को नहीं निकाला, क्योंकि कानूनी रूप से वो ये भी नहीं कह सकते। वो तो यही कह सकते हैं कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी हमारे नेता हैं, चाहे ममता नहीं है वो अलग बात है, जो इंदिरा कांग्रेस के समय में भी हुआ था। कुछ लोग अपने को ही कांग्रेस का दावा कर रहे थे, कुछ अपने को दावा कर रहे थे। तो अब या जैसे शरद पवार की पार्टी में हुआ, एनसीपी शिंदे, सॉरी एनसीपी बोले शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिस तरह से शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी। इसलिए नाम को लेकर के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले होंगे, मैं उस पर नहीं जाता। अब मैं दूसरी बात कहूँ, आप लोग कई बार वैसे पिछले महीनों के दौरान बार बार कहा जाता है कि आप, मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली याद दिला रहा हूँ, रिवॉल्यूशनरी राज किसका? नरेंद्र मोदी का। रिवॉल्यूशनरी राज किसका? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आप देखिए ये रिवॉल्यूशनरी राज का ही असर है। मेरी जो किताब हाल में आई है, जिसमें पुराना उनके जो उनकी राजनीति के जो कई अध्याय उसमें है, और उसमें मैंने इसीलिए 25 साल कहा, और अब तो कुछ ही दिन बाद कुछ सप्ताह ही बाकी हैं जब वो एक साथ लगातार सत्ता में रहने के 12 वर्ष से अधिक के जितने दिन गिने जा सकते हैं, उस हिसाब से वो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था, उसको भी क्रॉस करने वाले हैं। तो मैं खैर उस पर नहीं जाता, चूँकि कोई तुलना नहीं होती हम प्रधानमंत्री के प्रति, जो उनका अपना कार्यकाल रहा, लेकिन वो तो एक प्रतीकात्मक यदि बात कहें तो। लेकिन उनके जो एजेंडा है, ये ममता बनर्जी के विद्रोह का जो असर राष्ट्रीय राजनीति में क्रांति की तरह होने वाला है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिला देता। क्योंकि भाई 80 में से 60 विधायक कर गए, और संसद में, लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर 41, उधर 80 में से 60, जो इंग्लिश नहीं समझेंगे, बातें तो सुन सकते हैं, और बाकायदा इसमें तो ट्रांसलेशन आजकल तो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको टेक्स्ट को देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें भी अभी तक जो सूचना है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप सोर्सेज ने, आज एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि क्योंकि यदि टॉप सोर्स खोज किया, उसको डिनायल भी नहीं हुआ है, ना कोई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मना किया है। 20 से अधिक एमपी संपर्क में आ चुके हैं और वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये है कि संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से वो आएंगे या अजित पवार की तरह अलग रहेंगे, शिंदे गुट की तरह से अलग रहेंगे, ये फैसला कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से और भावी रणनीति के तहत हो सकता है। वो तो बेचैन है, लेकिन ये है कि बीजेपी वाले, बीजेपी भी तो कहती है ऐसे रातों रात ले लीजिए, फिर वही आरोप हमारे सब साथी विरोधी भी लगाते हैं। लेकिन भाई आप क्या करेंगे, कोई पार्टी में नहीं रहना चाहता, और भाई जनता का फैसला है ना ममता के खिलाफ। ये बीजेपी को उनको पटाने की या खुशामद करने की या उनको डराने की या उनको अपने पास नहीं, क्योंकि वहाँ शुभेंदु अधिकारी का जितना अधिक बहुमत है 108, उसके बाद तो उनको कोई 208, उसके बाद कोई ज़रूरत तो नहीं है उनको कोई ये थोड़ी है कि तोड़ने की ज़रूरत है, हमको बहुमत दिखाना है।
तमिलनाडु की तरह गठबंधन बनाना है, किसी और राज्य की तरह कुछ करना है, मुस्लिम लीग का कांग्रेस को समर्थन चाहिए तो केरल में हाथ जोड़ना है। यहाँ तो नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल भारी बहुमत से जीते हैं, साफ हो गई वह ममता बनर्जी की पार्टी। कुछ जो 80 MLA बचे हैं तो ठीक है, उनमें से 60 जाने को तैयार है। ऐसे ही MPs हैं। MPs यदि जैसा मैंने कहा कि 20 से अधिक होने के बाद दलबदल कानून भी नहीं लागू होगा, वो अलग दल की मान्यता ले सकते हैं, या जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया ताकि वो खतरा ही ना रहे कि कल वो अलग कुछ अपनी मनमर्जी कर सके। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्हीं के रिवॉल्यूशनरी राज से प्रभावित होकर के साहब यही दे सकते हैं डेवलपमेंट, यही दुनिया में, भारत में, विश्व में हमारा भारत की स्थिति मजबूत कर सकते हैं। यही बंगाल का भला होगा। बंगाल में हम ममता के साथ हमने 15 साल जो कुछ किया, हम अपना काम करते हैं, इसके बल पर तो हम जीते हैं। थोड़ा उस समय ठीक है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन मोदी शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि जो था, उसी तरह से मोदी शरणम गच्छामि। उसके क्या परिणाम होंगे मैं उस पर बताता हूँ आपको। जो महिला आरक्षण का 33% पास होकर के पिछली बार जो अटकाया कांग्रेस एंड कंपनी ने, अब DMK अलग बैठ गया, कांग्रेस से अलग हो चुका। वहां पर तमिलनाडु में जिस तरह से धोखा दिया राहुल गांधी ने, जाकर के विजय की गोदी में बैठ गए, क्योंकि विजय उसकी हुई है। अपने 5 MLA के लिए DMK के साथ इतने सालों का पुराना रिश्ता रहा, उसको छोड़ दिया। तो DMK ने कहा हम अलग बैठेंगे संसद में, आपकी नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से फैसला करेंगे जिसको। अब महिला आरक्षण भी उसको साथ दे सकते हैं कि भाई ठीक है, अब जो पास होना था कि हाँ इसके साथ सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उसके हिसाब से जो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए जो पूरी कानूनी प्रक्रिया चुनाव आयोग के तहत होना है, कि संख्या बढ़ कर के कैसे 800 से अधिक संसद लोकसभा में हो जाए, उस सब के लिए भी DMK यदि विरोध न करे, यदि क्या वो तो हो ही जाएगा जब वो इस तरह के प्रस्ताव को लेकर के उन्होंने कह भी दिया है, पहले भी कहते रहे कि हमें यदि विश्वास में दिला दिया जाए कि हाँ हमारे हितों को, मैंने तमिलनाडु जो कि छोटा राज्य है, तो हमारे यहाँ उन सीटों का उतना नुकसान नहीं होगा, जहाँ आबादी कम है वहाँ भी उस अनुपात में उतनी सीटें रखी जाएंगी, क्योंकि सीटें बढ़ने से इधर उधर क्षेत्र भी बदलेगा लोकसभा के। ऐसी स्थिति में महिलाओं के कैसे 33% महिलाएं आए, ये जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और 2 साल पहले प्रस्ताव को पास करवाया, आज जबकि पहले कोई सरकार 75 साल में नहीं कर सकी जो करके दिखाया, अब उसे इसके साथ साथ दोनों जो पिछली बार नहीं हो सका, अब तृणमूल कांग्रेस साथ आ गई। मतलब ये घटक 20 से 21 MPs ऑलरेडी कह रहे जी हम तो शरण में आ गए, आप हमें ले लीजिए। तो जिस समय संसद का सत्र शुरू होगा जुलाई अगस्त में, जब या उसको हो सकता है 6 महीने बाद करें, जब उनको अनुकूल परिस्थिति हो और पक्का हो कि हाँ ये बिल तभी लाए जाएंगे जब सरकार को पूरा भरोसा होगा कि इस बार पराजय नहीं होगी। देखिए मोदी उन्हीं लोगों में से हैं जो हार नहीं मानूंगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी कविता सुनाते थे, वो उसको सही शब्दशः पालन करने वालों में से ही है। तो कश्मीर का 370 पर तो मैं अब कह चुका हूं कि वो कश्मीर का हिस्सा मिल सके POK का, वो एक अलग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, लेकिन भारतीय राजनीति में 2 बड़े ऐसे फैसले, संसद में सीटों का बड़ा होना, विस्तार होना, लोकसभा में खास करके, और तो उसी तरह से विधानसभा में 33% आरक्षण होगा, फिर वहाँ पर भी सब जगह 33% महिलाएं लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायतों में तो 50% तक हो चुकी है। तो महिलाओं के लिए क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशनरी राज मोदी का है उसकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का रहा और कुछ राज्यों में शुरू हो चुका, उत्तराखंड में हो गया, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में भी तैयारी है। ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता को संसद में भी पारित कराने की पूरी तैयारी हो जाएगी। राज्यों में होना आवश्यक होता है, पहले केंद्र में हो, तो यहाँ तो ये क्या केंद्र राज्यों में धीरे धीरे कर रहे हैं, और उस पर ध्यान रखा है आदिवासी इलाकों में उस तरह प्रभावित नहीं होगा समान नागरिकता। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पूर्वोत्तर के हैं, कश्मीर है, वहाँ पर उस तरह लागू नहीं होगा।
मैंने उसका पूरा प्रोटेक्शन, जो लोग कुछ भी जो शंकाएं आशंकाएं कुछ अपने अधिकारों की बात करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हुए समान नागरिक संहिता अलग हुए। और सबसे बड़ी बात 2029 एक देश एक चुनाव, इसको भी संसद में पारित करा लिया जाए। अब हो सकता है कि कुछ राज्यों में ना हो, 20 राज्यों में हो, कम होगा क्या? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कहेंगे ठीक है चुनाव हो रहा, तैयार रही है। कुछ में पहले से ही प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश तब तक हो चुका होगा, लेकिन उसके बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव ड्यू हैं 2029, 30, 31, उन सबके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने का प्रस्ताव भी एक बड़ी क्रांति का बिगुल बंगाल से जो बजा है ममता के खिलाफ, वो क्रांतिकारी राज नरेंद्र मोदी के लक्ष्य, संकल्प और इरादों के सामने ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि जो कुछ वो एमपीज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता खाली कहा वो हमारे संपर्क में, वो चाहते हैं हम विचार करेंगे। पहल जो है तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही नेताओं की तरफ से है कि हम बीजेपी में आना चाहते हैं, सांसद में आना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों आना चाहते हैं। पहले ही लक्ष्य आज कुछ तो घोषणा कर ही चुके थे। आम आदमी पार्टी के लोग आगे क्या कर सकते हैं? वो उन्होंने सबने कहा हम तो 7 आदमी आ गए, अब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में एक नई क्रांति का ये 2026 इस बात का शुभ संकेत है शुभेंदु अधिकारी के साथ अधिकारों के लिए, और एक नए सूर्योदय की तरफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।